एक बार होली के दिन रेलगाड़ी के सफर में एक भाभी से मुलाकात हुई और फिर भाभी के साथ क्या हुआ इसका मजा इस कहानी में लें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम आनंद बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल है, रंग गोरा और शरीर ठीक ठाक है। मैं शक्ल से एक औसत दिखने वाला व्यक्ति हूँ। दिल्ली में मेरे पापा का लकड़ी का कारोबार है। कुछ साल पहले की बात है, रात में पापा का फोन आया था कि दिल्ली में काम का कुछ ज्यादा लोड हो गया है, जल्द ही मुझे दिल्ली आना होगा। इस वजह से मुझे अर्जेंटली होली के दिन ही ट्रेन पकड़ना पड़ा। मैं दानापुर से आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। ये ट्रेन कोई स्पेशल ट्रेन थी जो अभी ही चली थी और इसका किसी को मालूम ही नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये वाकया होली के अवसर का था। मैं होली के दिन ही दिल्ली जा रहा था। दोपहर को तकरीबन 2:30-3 बजे ट्रेन आकर स्टेशन पर लगी। जल्दीबाजी में मैंने आरक्षण नहीं करवाया था, इसलिए मैं एक अच्छी जगह देखकर ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चलने से 10 मिनट पहले एक अच्छी खासी मस्त भाभी मेरे सामने वाली खिड़की के पास बैठ गई। उन भाभी को देखने से लगता था कि उनकी उम्र 30 से 32 साल की रही होगी। भाभी का रंग गोरा था और उनका मस्त नाप था कोई 34-28-34 का। भाभी ने एक गहरे भूरे रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें उनका गोरा बदन और भी मस्त लग रहा था। ट्रेन की जिस बोगी में बैठा था उसमें सिर्फ मैं और वो औरत ही थे। होली के दिन होने की वजह से पूरी ट्रेन लगभग खाली थी। ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ तक जाओगे। मैंने कहा दिल्ली तक जाऊंगा। और आप कहाँ तक जाओगी? वो बोली गाजियाबाद। मेरी ननद रहती है और उसको बच्चा होने वाला है। वो बाइक से गिर गई है, उसी के पास जा रही हूँ। वो अस्पताल में है। मेरा बेटा अभी छोटा है, इसलिए उसे मैं अपनी सास के पास छोड़ आई हूँ और पति विदेश में सर्विस करते हैं, इसीलिए मैं अकेली ही जा रही हूँ। एक ही सांस में भाभी अपनी राम कहानी मुझे सुना दी। मैं उनकी तरफ देख रहा था। मुझे उनकी आंखों में अजीब सी कशिश दिख रही थी जो मुझे मोहित किए जा रही थी। हम दोनों में काफी देर बातें होती रहीं। भाभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल बिंदास हो गई थीं और खुलकर बातचीत कर रही थीं। यूं ही बातें होते होते रात के 10 बज गए। मुझे अब हल्की ठंड लग रही थी तो मैंने अपने बैग से चादर निकालकर ओढ़ ली। थोड़ी देर बाद भाभी भी कहने लगी, मुझे भी अपने चादर में ले लो, मुझे भी ठंड लग रही है। पहले तो मैं सोचने लगा कि काम चित्त होने की स्थिति हो रही है। फिर मैंने उनको अपनी सीट पर बुला लिया और हम दोनों एक ही चादर में हो गए। भाभी मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सोने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर सर रखकर आंखें बंद की, मुझे एक अजीब सी सिहरन होने लगी थी। भाभी को सोए हुए थोड़ी देर ही हुई होगी कि मुझे मस्त सी फीलिंग होने लगी। मेरे शरीर से गर्म रगड़ से तापमान बढ़ने लगा। ये मस्त एहसास मुझे गर्म कर रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं पैर फैलाकर सोना चाहती हूँ, तुम्हारी जांघ पर अपना सर रखकर लेट जाऊं। मैंने हाँ कर दिया। थोड़ी देर तक भाभी के इसी पोजीशन में सोने से मेरी तो हालत खराब होने लगी थी। किसी अनजान औरत का संपर्क पाकर बाजीराव तो तैश में आने लगा था। इसी बीच किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक चाय वाला चाय की पूछता हुआ आया। मैंने उससे एक कप चाय ली और भाभी को भी चाय की पूछने के लिए जगाया। भाभी आप चाय पियोगी? उनका कोई उत्तर नहीं मिला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। मैंने दोबारा उनसे नहीं पूछा। मैं अपनी चाय को खत्म करने लगा। तभी गाड़ी चल दी। भाभी यूं ही मस्ती से सोई हुई थीं और मेरा एक हाथ उनके सर पर और दूसरा हाथ उनकी बाजू पर था। थोड़ी हिम्मत करके मैंने अपना हाथ सरकाकर थैली में रखे संतरों को टच किया तो उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर मैंने थोड़ी और हिम्मत करके संतरों की गोलाई चेक करने लगा। संतरों पर हाथ घुमा दिया पर घोड़ी तो अब भी घोड़ी बेचकर सो रही थी। मैंने थोड़ी देर संतरे टटोले। जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मैंने एक संतरे को थोड़ा जोर से दबा दिया, मगर अब भी कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार जब सामने की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैंने एक हाथ संतरे की थैली में घुसा दिया और दूसरे हाथ से नीचे रस मलाई को ऊपर से ही सहलाने लगा।
थोड़ी देर बाद भाभी की सांसें भारी होने लगी तो मैं समझ गया कि यह सोने का नाटक कर रही हैं। ये समझते ही मेरा मनोबल और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मेरा हाथ अपने संतरों की थैली से निकाल कर हटा दिया और धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? उनकी इस अचानक हुई प्रतिक्रिया से मैं तो एकदम से डर गया और उनसे अलग हो गया। ट्रेन में रेलमटेल की कहानी बनते बनते रह गई। वो भी उठकर बैठ गई थी। थोड़ी देर यूं ही अलग बैठने के बाद भाभी ने मुझसे पानी की बोतल मांगी। मैंने उन्हें पानी की बोतल दे दी और उन्होंने पानी पीकर बोतल वापस देकर सोने लगा। वो फिर से मेरी जांघ पर सर रखकर सो गई। लेकिन मेरे महाराज तो फनफनाने लगे। अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, मुझे कुछ चुभ रहा है। भाभी ने अपने हाथ से मेरे महाराज पकड़कर कहा, ये अंदर में क्या रखे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं है, उस पर आप मेरा मफलर डाल दो। फिर वो बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, हरकतें मत करो। मैं थोड़ा डर गया। अब मैं भी खिड़की से सर लगाकर आराम से सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि महाराज के साथ कुछ हरकत हो रही है। भाभी अपने एक हाथ को अपने सर के नीचे दबाकर सो रही थी और दूसरे हाथ से महाराज का मुआयना कर रही थी। मैंने कहा, भाभी आपको कुछ चाहिए क्या? उन्होंने ना कह दिया। फिर उन्होंने धीमे से कहा, महाराज बहुत बड़ा है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने दबाते हुए कहा, ये जो महाराज हैं मुझे चुभ रहा है। मैंने उनकी इच्छा समझते हुए कहा, आप इसका दर्शन करोगी? इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह जंजीर खींच रही थी। मैं सोने का नाटक करने लगा। भाभी ने मेरी जिप हटा दी थी और सोए महाराज को छेड़कर उसकी शान में गुस्ताखी कर रही थी। महाराज अब गुस्से में फनफनाने लगे और खड़ा होने लगा था। थोड़ी देर बाद भाभी महाराज को अपने मुंह से मखमली एहसास देने लगी। अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने थैली खोलकर संतरों पर हाथ डाल दिया। वो उठकर बैठ गई और मस्ती से महाराज को मखमली एहसास दे रही थी। मैं संतरों को उछाल उछाल कर खेलने लगा और रस पीने लगा। थोड़ी देर बाद मीठे एहसास में बड़बड़ाने लगी तो मैंने एक हाथ को पैराशूट में डाल दिया। मुझे आश्चर्य हुआ, अंदर कवर वाली पैकिंग नहीं थी और उनकी मैदान एकदम सफाचट था। थोड़ी बहुत घास ऊपर के हिस्से में थी, बाकी नीचे पिच के आजू बाजू का जंगल साफ था। किसी पोर्न स्टार के जैसे घास की डिजाइन बनाई हुई थी। जैसे ही मैंने उंगली को पिच पर रखा और कुरेदने लगा, काफी सॉफ्ट लग रही थी पिच। अब मस्ती में झूमने लगी थी भाभी तो। मैं तो लगातार पिच पर हाथ फेर रहा था, मुआयना कर रहा था। अब पिच में नमी नजर आने लगी थी, पिच गीली होने लगी थी। अब मैं भी परेशान होने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही करने के बाद अपने दहकते अंगारे अपने उनके दहकते शोलों पर रख दिए। भाभी भी कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। क्या गजब की एक्सपर्ट थी। ये करने में भाभी जीभ मेरे मुंह के साथ कबड्डी खेलने लगी थी। मैं तो एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैंने पोजीशन बदली और टांगों के बीच में बैठा लिया। उनको अपना रोल समझते देर न लगी। मैंने 7 इंच लंबा वनीला चोकोबार निकाला और मुंह में दे दिया। बड़े मजे से आइसक्रीम चूसने लगी। उनकी हरकत इतनी अधिक पेशेवराना थी जैसे भाभी एक नंबर की पक्की चोकोबार लवर हो। सारी आइसक्रीम गटकने के बाद बोली, पानी का स्वाद बहुत मजेदार है। बहुत दिनों के बाद ऐसी मलाई का स्वाद मिला है। मेरा पति विदेश में रहता है, जिस वजह से मुझे आइसक्रीम नहीं मिलती। मेरा भी मन करता है कि मैं हर रोज करूं, मगर रोज रोज आप जैसा कहाँ मिलता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर मस्त होने लगा था। वो बर्थ पर लेट गई और उन्होंने महाराज को भी निमंत्रण दे दिया था, तो महाराज भी खड़े होकर चले गए। थोड़ी देर ऑरेंज जूस पीने के बाद मैंने भाभी को इशारा किया कि अब महाराज को दरबार में लेने के लिए तैयार करो। भाभी महाराज को तैयार करने लगी। 2-3 मिनट बाद महाराज फिर से खड़ा हो गया। मैंने कहा, भाभी अब थोड़ा आगे का कार्यक्रम होना चाहिए। भाभी ने आंख मारते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, अपना दरबार खोलो और महाराज को अंदर विराजमान कराइए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सीट पर टिकाई और चित लेट गई और दरबार खुलने लगा था। भाभी ने दरबार का गेट खोल दिया। मैंने भी बिना देर किए
महाराज को तैयार किया और दरबार के दरवाजे के ऊपर नीचे चहलकदमी करने लगा। वो आनंद में आकर पूरा दरबार हिला रही थी। थोड़ी देर के बाद उनके मुंह से आवाज आई, अब मत तड़पाओ राजा, जल्दी से आ जाओ। अब अजीमो शान शहंशाह दरबार में प्रवेश करने लगे। अभी बस सिर ही अंदर गया था कि वो चिल्लाने लगी, थोड़ा धीरे आइए महाराज। उसकी आवाजों से मुझे लग रहा था जैसे 1 साल से दरबार बंद था, इस वजह से दरवाजा टाइट हो गया था। फिर मैंने महाराज को बाहर निकाला और फिर से महाराज को पूरी ताकत से धक्का दिया और पूरा राजगद्दी तक पहुंचा दिया। भाभी के मुंह से एक जोर की चीख निकली। कुछ पलों बाद महाराज ने दरबार में जगह बना ली थी तो भाभी को भी मजा आने लगा था। वो दरबार उठाकर साथ दे रही थीं। तकरीबन 10 मिनट महाराज दरबार में राजगद्दी पर उछल कूद करने के बाद पोजीशन बदल गई। अब महाराज के सामने घोड़ी तैयार खड़ी थी। घोड़ी बन गई। महाराज पीछे से चढ़ बैठे और धड़ाधड़ घुड़सवारी करने लगे। 15 मिनट में जब महाराज का पसीना निकला तो वो थक कर उतर गए। घोड़ी भी अब थक चुकी थी। इस तरह वो पूरी रात का सफर हमारा रिलमपेल का सफर बना रहा। 3 बार कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। कपड़े ठीक किए और आमने सामने बैठकर आपस में बातें करने लगे। हमारे गंतव्य आने वाले थे। ट्रेन छोड़ने से पहले भाभी ने मुझसे मेरा नंबर मांगा और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। मैं भाभी से अपने नंबर साझा करके बहुत खुश था। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी।